सिस्टम वेरिलॉग डेटा टाइप्स। सो सिस्टम वेरिलॉग का ही एक सुपर सेट है, यानी कि जो भी डेटा टाइप हमें वेरिलॉग में मिलते हैं उसका कुछ एडवांस वर्जन हमें सिस्टम वेरिलॉग में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं सिस्टम वेरिलॉग में। इसमें आता है लॉजिक, टू स्टेट डेटा टाइप, स्ट्रक्ट, टाइप डेफ, enum एंड स्ट्रिंग। सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिक डेटा टाइप। सिस्टम वेरिलॉग में ये जो लॉजिक डेटा टाइप होता है ये वेरिलॉग के रेज डेटा टाइप के कंपैरेटिवली होता है। ये एक 4 स्टेट डेटा टाइप है। इसमें आता है 0, 1, x एंड z। 0 मतलब होता है लॉजिक 0, 1 इज लॉजिक 1, x इज अननोन एंड z इज हाई इम्पिडेंस। ये सिंथेसाइजेबल नेचर का होता है। साथ ही साथ लॉजिक डेटा टाइप यूज करने का बेनिफिट एक ये होता है कि इसे हम अपने प्रोसीजरल ब्लॉक्स एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट दोनों में ही यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वेरिलॉग में हमारे पास मेनली 2 डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, रेज एंड नेट। जब भी प्रोसीजरल ब्लॉक्स की बात आती है तो वहाँ पे हम रेज डेटा टाइप को ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑलवेज, इनिशियल, इन सभी ब्लॉक्स में हम हमेशा रेज डेटा टाइप को ही यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर हमें नेट डेटा टाइप को कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम इसे कंटिन्यूअस स्टेटमेंट यानी कि असाइन स्टेटमेंट को यूज़ करके वैल्यू को असाइन करते हैं। बट वहीं अगर हम सिस्टम वेरिलॉग में देखें तो आप लॉजिक डेटा टाइप को प्रोसीजरल ब्लॉक्स एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अगर ऑलवेज ब्लॉक है तो हमारा डेटा टाइप क्या होना चाहिए, या अगर हम असाइन स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डेटा टाइप क्या होना चाहिए। बट यही चीज़ अगर आप वेरिलॉग में देखेंगे तो आपको एरर मिलेगा ड्यूरिंग द सिमुलेशन। लॉजिक डेटा टाइप को यूज़ करते टाइम पे आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो वेरिएबल है ये इन आउट टाइप का नहीं होना चाहिए। जो भी सिग्नल आप डिफाइन कर रहे हैं वो इन आउट नहीं होना चाहिए। इनपुट एंड आउटपुट दोनों को ही आप लॉजिक डेटा टाइप के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, बट ये इन आउट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको ड्यूरिंग द सिमुलेशन ये एरर देगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि वाइल राइटिंग द कोड कैसे आप लॉजिक डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है मॉड्यूल, देन TB फ्लिप फ्लॉप। अब हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं इसमें डी, क्लॉक, क्यू, इन सभी को हमने लॉजिक डेटा टाइप के थ्रू डिफाइन किया है। फिर हमने इंस्टेंसिएशन किया है अपने DUT का, एंड फाइनली इनिशियल ब्लॉक में हमने पहले तो कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है, डी एंड क्लॉक का इनिशियलाइजेशन, देन आफ्टर 10 टाइम यूनिट्स डिले हमने डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ को प्रोवाइड किया है। फाइनली $फिनिश एंड एन इन मॉड्यूल। तो अब इस टेस्ट बेंच पे हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इनपुट एंड आउटपुट दोनों को ही लॉजिक डेटा टाइप का यूज़ करके डिफाइन कर दिया। वहीं पर अगर आप नॉर्मली इसे वेरिलॉग में लिखते तब आपको फिर रेज टाइप इनपुट एंड वायर टाइप आउटपुट ऐसा डिफाइन करना पड़ता। बट सिस्टम वेरिलॉग के केस में आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप लॉजिक डेटा टाइप के थ्रू अपने इनपुट एंड आउटपुट दोनों को ही डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है टू स्टेट डेटा टाइप। अब टू स्टेट का मतलब क्या है कि ये सिर्फ 2 पॉसिबल स्टेट को ही कंसीडर करता है। अब जो हमने लॉजिक डेटा टाइप अभी पढ़ा इसमें 4 पॉसिबल स्टेट्स आ रहे थे, 0, 1, x एंड z। बट यहाँ पे हम सिर्फ 2 पॉसिबल स्टेट्स की ही बात करेंगे। एक्चुअली कई ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हमें इन चारों स्टेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि 0, 1, x एंड z इन चारों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें या तो 0 की ज़रूरत होती है या तो 1 की ज़रूरत होती है। अब अगर हम क्लॉक सिग्नल का ही एक एग्जाम्पल देखें तो क्लॉक में हमें 2 ही वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, या तो 0 या तो 1। हमारा क्लॉक सिग्नल कभी भी अननोन स्टेट में नहीं जाता या फिर हाई इम्पिडेंस स्टेट में नहीं जाता है। तो क्लॉक को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसे लॉजिक डेटा टाइप का यूज़ करके डिफाइन करो, आप नॉर्मली 2 स्टेट डेटा टाइप के थ्रू भी इसे डिफाइन कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि ये हमारे सिमुलेशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है? बाय एलिमिनेटिंग 2 पॉसिबल स्टेट्स। ये x एंड z की वैल्यू को एलिमिनेट कर दे रहा है, जिससे कि हमारे पास 2 ही पॉसिबल स्टेट बच रहे हैं। इससे हमारा जो ओवरऑल सिमुलेशन परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा। अब कितने टाइप के 2 स्टेट डेटा टाइप होते हैं? तो इसमें आता है बिट, बाइट, शॉर्टेंड, इंट एंड लॉन्ग इंट। बिट जो है ये 2 स्टेट स्केलर टाइप का होता है, बाइट जो है ये 8 बिट्स का होता है, साइंड इंटीजर। उसके बाद आता है शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट। आप इसको इसी ऑर्डर में याद रखना। शॉर्ट इंट होता है 16 बिट का, इंट होता है 32 बिट का एंड लॉन्ग इंट होता है 64 बिट का, और ये तीनों ही साइंड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अपने कोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे अलग अलग 2 स्टेट डेटा टाइप के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, ईदर बिट और बाइट या फिर शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। अगला है स्ट्रक्ट डेटा टाइप यानी कि स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्ट एक कॉम्पोजिट डेटा टाइप होता है जिसके थ्रू हम एक कस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं।
इसमें बेसिकली हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को ग्रुप करते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल नेम, यानी कि अलग अलग डेटा टाइप को अगर आपको ग्रुप करना है, इनकी ग्रुपिंग करनी है, तो आप इसे स्ट्रक्ट डेटा टाइप का यूज़ करके आराम से ग्रुपिंग कर सकते हैं और इसे फाइनली एक सिंगल नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब स्ट्रक्ट डेटा टाइप का नॉर्मली सिस्टम वेरिलॉग में यूज़ किया जाता है कई सारे जो टास्क होते हैं हमारे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना, पैकेट फॉर्मेट्स को डिफाइन करना जो कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में यूज़ होते हैं, या फिर जो रिलेटेड कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग करना इन हार्डवेयर डिज़ाइन। तो ऐसे सभी कंडीशंस में हम स्ट्रक्ट डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। ये हमारे कोड को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है, साथ ही साथ इसकी रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। ये स्ट्रक्ट डेटा टाइप भी सिंथेसाइजेबल नेचर का होता है। अब यहाँ पे आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। स्ट्रक्ट, देन हमने इसको एक नाम प्रोवाइड किया दैट इज स्टूडेंट इन्फो। इसके बाद हमने अलग अलग डेटा टाइप की ग्रुपिंग कर दी यहाँ पे, जैसे स्ट्रिंग नेम, इंट एज, स्ट्रिंग मेजर एंड देन इंट स्ट्रक्ट। अब मान लो हमारे पास एक स्टूडेंट इन्फो टाइप का अगर हमको एक टास्क डिफाइन करना हो। अब इसमें हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स हैं और हम चाहते हैं कि हम इन सारे वेरिएबल्स की एक ग्रुपिंग कर दें जिससे हमें जो है इन फ्यूचर कन्फ्यूज़न ना हो अपने कोड में। तो हमने क्या किया, स्ट्रक्ट डेटा टाइप के थ्रू इसे डिफाइन कर दिया। अब जब भी हम स्टूडेंट इन्फो की बात करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हम बात कर रहे होंगे वहाँ पे नेम, एज एंड मेजर की। इसमें से नेम एंड मेजर ये दोनों स्ट्रिंग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एज जो है ये इंटीजर टाइप का है। तो इससे क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग हो गई हमारे कोड में और जो अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है वो वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया। एक और एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। स्ट्रक्ट देन बिट 7 डाउन टू 0 रोल नंबर, लॉजिक 31 डाउन टू 0 स्टूडेंट नेम, enum पास कॉमा फेल स्टेटस एंड देन बिट 7 डाउन टू 0 मार्क्स एंड फाइनली हमने इसे नाम दिया है स्टूडेंट डेटा। तो इस स्टूडेंट डेटा का जो हमने ग्रुपिंग किया है, इस ग्रुपिंग में हमारे पास कितने टाइप के वेरिएबल्स हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप हमने यहाँ पे दिए हैं। बिट टाइप का है रोल नंबर, लॉजिक टाइप का है स्टूडेंट नेम, इन्यूमरेटेड टाइप का है स्टेटस एंड बिट टाइप का है मार्क्स। अब ये जो स्टूडेंट डेटा, ये जो नाम हमने यहाँ पर दिया है, इसके थ्रू हम इन सारे अलग अलग डेटा टाइप्स को भी कॉल कर सकते हैं, ये सारे वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट डेटा डॉट रोल नंबर, इसे हमने एक वैल्यू असाइन कर दी। स्टूडेंट डेटा डॉट स्टेटस, यहाँ पे हमने इसे पास डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने अलग अलग वेरिएबल्स को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, तो आगे की वीडियोस में जब हम कोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल्स लेकर बताऊंगी कि रियल टाइम में जब आप अपने कोड को लिख रहे हो तो आप कैसे इस स्ट्रक्ट डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हो अपने कोड में। नेक्स्ट आता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब ये जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है सिस्टम वेरिलॉग का, ये कई सारे इसेंशियल पर्पसेस को फुलफिल करता है। ये कोड की रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी को भी इन्हेंस करता है। ये कॉम्प्लेक्स और रिपीटेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को इनकैप्सुलेट करने में हेल्प करता है इनटू अ सिंगल नेम्ड एंटिटी, जिससे कि ना सिर्फ कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है बल्कि इसे मेंटेन करना भी इजी होता है। साथ ही साथ ये रीयूजेबिलिटी का फीचर भी प्रोवाइड करता है, यानी कि एक बार आपने अपने हिसाब से किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया, इसके बाद आपको इसे बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने उस डिफाइंड डेटा टाइप को अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में या फिर उस कोड के अलग अलग पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहलाता है रीयूजेबिलिटी। ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हमारे टेस्टिंग एंड डिबगिंग प्रोसेस को भी काफ़ी सिंपल बना देता है। अब एक्चुअल में होता ये है कि जब भी हम अपना कोड लिख रहे होते हैं या फिर रियल टाइम पे किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं, तो कई बार जो हमारे पास अवेलेबल डेटा टाइप्स हैं ये सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं। तब ज़रूरत होती है कि हम अपने खुद का एक डेटा टाइप डिफाइन कर दें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, और ऐसे कंडीशन में हम यूज़ करते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है टाइप डेफ, देन जो भी डेटा टाइप आप इसे असाइन कर रहे हो वो, इसका रेंज एंड देन जो नाम आप इसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो। अब यहाँ पे ये जो नेम आप दे रहे हैं ये वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ये एक डेटा टाइप कहलाएगा, क्योंकि टाइप डेफ के थ्रू आप एक पूरा डेटा टाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है टाइप डेफ बिट 31 डाउन टू 0 वर्ड टी, तो अब ये जो वर्ड टी है ये वेरिएबल नहीं है, ये एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस वर्ड टी डेटा टाइप के अंडर में हमने दो अलग अलग वेरिएबल डिफाइन किए, वर्ड ए एंड वर्ड बी। तो इस तरीके से आप अपने कोड में ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं, जहाँ पे हमने लिखा है टाइप डेफ
struct bit 7 down to 0 red yellow green and then color। अब हमने यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ये जो रेड येलो ग्रीन है ये अलग अलग फील्ड्स हैं इसके, जो कि बिट डेटा टाइप के हैं और 8 बिट्स के हैं। अब ये जो कलर है ये हमारे डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस कलर के अंदर हमने 2 अलग अलग वेरिएबल डिफाइन किए, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 डॉट रेड इक्वल्स टू 8 टिक डी 23, यानी कि जो टाइप 1 वेरिएबल जो है हमारा, इसके अंदर भी 3 पॉसिबल फील्ड्स होंगे, रेड येलो एंड ग्रीन। हर एक जो है ये बिट टाइप का होगा 8 बिट्स का। वैसे ही टाइप 2 जो है इसके अंदर भी 3 अलग अलग फील्ड्स होंगे, रेड येलो एंड ग्रीन 8 बिट्स के। अब टाइप 1 में हमने रेड की वैल्यू तो 23 डिफाइन कर दी है, बट बाकी किसी के लिए हमने कुछ नहीं बताया है। वैसे ही टाइप 2 में हमने अपने तीनों ही फील्ड्स के लिए वैल्यूज़ असाइन की है। तो जब भी आप इस कोड को सिमुलेट करेंगे तो फाइनली आउटपुट आपको क्या मिलेगा। टाइप 1 में रेड की वैल्यू तो होगी 23, बट येलो एंड ग्रीन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमने इसे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं किया था, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होगा। वैसे ही टाइप 2 में रेड की वैल्यू होगी 3, येलो की वैल्यू होगी 16 एंड ग्रीन की वैल्यू होगी 24। तो इस तरीके से आप यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को यूज़ करेंगे अपने कोड में। नेक्स्ट इज इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। इसे जनरली enum से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि कुछ फाइनाइट सेट ऑफ नेम्ड वैल्यूज़ या फिर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसे आप शो कर सकते हैं कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ के थ्रू। यानी कि कभी भी किसी भी डेटा टाइप में अगर आपके पास कुछ ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स है जिनको आपको वैल्यूज़ के थ्रू डिफाइन करना है, तो वहाँ पे आप अपने कोड में इन्यूमरेटेड डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। ओवरऑल इन्यूमरेशन से हमारा जो कोड है ये कंपैरेटिवली मोर रीडेबल बनता है एंड मोर स्ट्रक्चर्ड दिखाई देता है। सिंटैक्स देख लेते हैं। ये है enum देन कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर आपको जो भी वैल्यूज़ देनी है, जो भी नेम प्रोवाइड करना है वो आप लिखेंगे एंड फाइनली आप इस डेटा टाइप को एक नेम दे दिए। जैसे कि हमने दिया enum कर्ली ब्रेसेस के अंदर रेड येलो ग्रीन एंड देन लाइट। तो लाइट जो है वो फाइनली इसका नाम है एंड इसके अंदर जो हमने अलग अलग फील्ड्स दी हैं वो है रेड येलो ग्रीन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें है मॉड्यूल enum एग्जाम्पल। अब हमने टाइप डेफ के थ्रू इसको डिफाइन किया है। सो enum रेड येलो ग्रीन एंड देन ट्रैफिक लाइट ET। अब इन्यूमरेशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप एज अ वेरिएबल डिफाइन करते हैं तब तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट जब आप इसे एज अ डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे ET लगाना ज़रूरी होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इन्यूमरेटेड डेटा टाइप को शो करता है। अब यहाँ पे हमने लिखा ट्रैफिक लाइट ET करंट स्टेट। तो करंट स्टेट जो है ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। अब इनिशियल ब्लॉक में हमने इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है रेड। देन हमने केस लगाया है यहाँ पे, केस ऑन करंट स्टेट। तो केस कंडीशन हमने क्या क्या दी है कि अगर रेड है इस वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि करंट स्टेट की वैल्यू अगर रेड है तो हमें क्या डिस्प्ले करना है, ट्रैफिक लाइट रेड। अगर इसकी वैल्यू येलो है तो हमें क्या डिस्प्ले करना है, ट्रैफिक लाइट येलो। और अगर इसकी वैल्यू ग्रीन है तो हमें डिस्प्ले करना है ट्रैफिक लाइट ग्रीन। तो इस तरीके से आप इन्यूमरेशन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इनबिल्ट मेथड्स भी होते हैं इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स में, जिसमें आता है फर्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, प्रीवियस एन, नेक्स्ट एन, नम एंड नेम। अब ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट जो है वो लास्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। देन हमारे पास आता है प्रीवियस वैल्यूज़, नेक्स्ट वैल्यूज़। प्रीवियस एन जो है वो nth प्रीवियस वैल्यू को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट एन जो है ये nth नेक्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। नम जो है ये टोटल नंबर को रिटर्न करता है एंड देन नेम जो है ये हमारे इन्यूमरेशन के नेम को रिटर्न करता है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइप डेफ enum रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो कलर्स। अब हमने कलर्स को अपने एक वेरिएबल दे दिया कलर। अब इस कलर को हमने वैल्यू क्या डिफाइन की, ग्रीन। आप यहाँ पे नाम से कंफ्यूज मत होना, कलर्स जो है ये एक डेटा टाइप को शो कर रहा है जो कि है। तो अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो टाइप डेफ enum रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो कलर्स ET, जहाँ पे कलर्स ET जो है ये इन्यूमरेटेड डेटा टाइप है। इसके बाद हमने इसे वेरिएबल असाइन कर दिया है कलर। इस कलर को वैल्यू दी गई है ग्रीन। इसके बाद यहाँ पे हमने अलग अलग इनबिल्ट मेथड्स को कॉल किया है। सो डॉलर डिस्प्ले कलर डॉट फर्स्ट। अब कलर डॉट फर्स्ट का मतलब ये है कि ये जो कलर वेरिएबल हमने लिया है इसकी फर्स्ट वैल्यू को ये कॉल कर रहा है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, रेड।
कलर डॉट लास्ट का मतलब ये कलर की लास्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा, दैट इज येलो। कलर डॉट प्रीवियस यानी कि कलर को हमने कौन सी वैल्यू असाइन की है, ग्रीन, तो ग्रीन की प्रीवियस वैल्यू क्या है, रेड, तो फाइनली ये हमें रेड रिटर्न करेगा। कलर डॉट नेक्स्ट, तो कलर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ग्रीन, तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, ब्लू, तो फाइनली हमें ये ब्लू रिप्रेजेंट करेगा। कलर डॉट नम, टोटल नंबर कितने हैं 4, तो ये हमें 4 रिटर्न करेगा। कलर डॉट नेम, तो यहाँ पे ये इसके करंट नेम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से जितने भी अलग अलग इनबिल्ट फीचर्स होते हैं इन्यूमरेशन के, वो हम अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं, जो कि कहलाते हैं इनबिल्ट मेथड्स। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स की। तो स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को शो करता है बेसिकली। अब ये कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक हो सकते हैं, स्पेस हो सकता है, पंक्चुएशन मार्क हो सकता है, या फिर किसी भी टाइप का टेक्सचुअल सिंबल हो सकता है। ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये वेरिएबल लेंथ के होते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप इसे वैल्यू असाइन करते जाते हैं ये ऑटोमेटिकली ग्रो करते जाते हैं। स्ट्रिंग्स में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ये ASCII कैरेक्टर्स होते हैं और हर एक कैरेक्टर 8 बिट्स का होता है, यानी कि 1 बाइट का होता है। स्ट्रिंग्स में जो भी वैल्यूज हम अलोकेट करते हैं वहाँ पे डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन किया जाता है। स्ट्रिंग्स का यूज़ करके हम मैनिपुलेटेड टेक्स्ट बेस्ड डेटा जैसे कि वर्ड्स, सेंटेंस, फाइल, कंटेंट, इन सभी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सिंटेक्स स्ट्रिंग, वेरिएबल नेम एंड देन आपको जो भी वैल्यू असाइन करनी होगी उस वेरिएबल को वो आप देंगे। इस एग्जांपल में हमने लिया है मॉड्यूल स्ट्रिंग एग्जांपल स्ट्रिंग मैसेज। अब हमने अपने स्ट्रिंग को नाम क्या दिया है, मैसेज। अब इस मैसेज में हमने क्या वैल्यू असाइन की, हेलो कॉमा सिस्टम वेरीलॉग। तो सबसे पहले हमने डिस्प्ले करवाया अपने इस नॉर्मल मैसेज को। अब हम नेक्स्ट लाइन में अपने इस मैसेज को अपडेट कर रहे हैं, तो मैसेज इक्वल्स टू मैसेज प्लस अगेन हम एक इसमें स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं जिसमें लिखा है हाउ आर यू। तो फाइनली अब हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, अपडेटेड मैसेज को। तो आउटपुट पार्ट में आप देख सकते हैं कि पहले डॉलर डिस्प्ले से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो कॉमा सिस्टम वेरीलॉग। वहीं पे नेक्स्ट जो हमने डॉलर डिस्प्ले कमांड दिया था उसमें हमने अपने अपडेटेड मैसेज को प्रिंट करवाया है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो कॉमा सिस्टम वेरीलॉग एंड देन हाउ आर यू। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं और इसे अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। इसमें कई सारे ऑपरेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें आता है इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, कंपैरिजन, कॉन्कैटिनेशन, रेप्लिकेशन। इक्वालिटी का मतलब ये 1 रिटर्न तब करता है जब दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होते हैं। अगर स्ट्रिंग्स अलग अलग होंगी तो ये 0 रिटर्न करेगा। इनइक्वालिटी में अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं हैं तो ये हाई वैल्यू दैट इज़ 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। कंपैरिजन में हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं, इधर ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो जो भी करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटर हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, वो अगर ट्रू है तो ये 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज 0 रिटर्न करता है। कॉन्कैटिनेशन में हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे हैं उसे हम कॉमा सेपरेटेड वे में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। रेप्लिकेशन में हम मल्टीप्लायर के थ्रू नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें किसी स्ट्रिंग को रिप्लिकेट करवाना है, तो ये कहलाता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। सो दिस इज इट गाइज, दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। आज हमने सिस्टम वेरीलॉग डेटा टाइप के बारे में पढ़ा। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। अगर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपको समझ में नहीं आया है तो भी टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ आपको अपने बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करने हैं। जब हम कोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे आप इसे अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए एंड सिस्टम वेरीलॉग के सभी लेक्चर्स जो आपको इस प्लेलिस्ट में दिख रहे हैं उन सभी को इसी ऑर्डर में एक्सेस करें जिस ऑर्डर में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। नो डाउट आपका सिस्टम वेरीलॉग विद इन द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम वेरीलॉग एरेज के बारे में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब VLSI Point।